हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में। केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था एवं केंद्रीय कार्यपालिका देख लेते हैं। इसके कौन कौन से उपयोगी प्रश्न हैं जिससे हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं और सफलता की ओर पहुंच सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की। ठीक, राष्ट्रपति का प्रावधान हमको अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, यानी कि एकल नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा। पूरे भारत के शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि जो भी कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या दिया गया है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत दिया है संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, संविधान को ध्यान में रखकर भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की पद की योग्यता को दर्शाता है। वह भारत का नागरिक हो जो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ अनुमोदन होते हैं, जो कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसको पूरा करना होता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए। ठीक, उसके बाद लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा में वो सदस्यता अर्थात पागल, दिवालिया या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का जो उसके ऊपर आरोप सिद्ध ना हो, अर्थात कह सकते हैं कि हम पूर्ण वो शुद्ध हो, अच्छे तरीके से हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमियां ना हो, तब वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, जो व्यक्ति है वो लाभ के पद पर अर्थात सरकारी जॉब ना करता हो। ठीक, राष्ट्रपति के नाम पर 50 प्रस्तावों द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया हो और 50 अनुमोदन भी होने चाहिए, यानी कि कम से कम राष्ट्रपति के चुनाव करने के लिए 50 लोग इसका अनुमोदन करते हों। 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करना होगा यदि इसको बनना है तो राष्ट्रपति, और यदि वह कुल वैध मतों का 1/6 पाने में असमर्थ होता है तो वह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है और वो राष्ट्रपति नहीं बनता है। राष्ट्रपति को बनना होता है तो 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है और लगभग 1/6 भाग संसद के सदस्य होते हैं उनके द्वारा, अगर 1/6 भाग द्वारा इनको मनोनीत नहीं, मतलब समर्थन नहीं मिलता है तो वो राष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपये जमा किए होते हैं वो जब्त कर लिए जाते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में वर्णन किया गया है। तो प्रश्न इससे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? अनुच्छेद 54 से मिलती है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, इसको जनता नहीं चुनती। जनता के द्वारा जो सदस्य चुने गए होते हैं, सांसद होते हैं, जो केंद्रीय परिषद के अंदर बैठते हैं, विधानमंडल के अंदर जो बैठते हैं, वो इसका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सांसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। कुल मिलाकर जो भी सांसद बन के जाते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि के बारे में वर्णन किया गया है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा वरीयता के आधार पर मत दिया जाता है। ठीक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही वरीयता के आधार पर मत दिया जाता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 56 के अंदर ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है? भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा, यानी कि उसका पुनः चुना जा सकता है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित शपथ दिलाता है। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 से संबंधित है। भारत का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ ग्रहण करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने वो शपथ ग्रहण कर सकता है। किसी कारणवश यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो क्या बोलते हैं
अरे जज होंगे उसके सामने वो शपथ ले सकते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। एक राष्ट्रपति यदि किसी कारणवश को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 से मिलती है। राष्ट्रपति को 5 वर्षों के पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि 5 वर्ष के पूर्व, यानी 5 वर्ष नहीं हुए हैं, 5 वर्ष में वो कार्यरत है, तो उन 5 वर्ष में अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो हमको महाभियोग की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो हमको अनुच्छेद 61 से जानकारी प्राप्त होती है। महाभियोग का अधिकार क्या होता, आधार क्या होता है? यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तब संसद के किसी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जा सकती है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है तो संसद का कोई भी सदन हो, चाहे निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, महाभियोग की प्रक्रिया को चालू कर सकता है। महाभियोग प्रक्रिया में निर्वाचन और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, जो निर्वाचित होते हैं वो भी और जो मनोनीत होते हैं वो भी, यानी कि जो ऑल इंडिया के जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी इसके अंदर भाग ले सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिनों के दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना करना आवश्यक है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है इसकी सूचना देने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन के अंदर उसको सूचना दे देना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की पूरी सदस्य की संख्या 2/3 बहुमत से यदि संकल्प पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। यानी महाभियोग में 2/3 की बहुमतता हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद त्याग करने पड़ते हैं। आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव भी नहीं हुआ। यानी कि किसी भारत में जो महाभियोग चलाया गया है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर आज तक कोई भी महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक, हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति 6 माह के अंदर निर्वाचित कर भर लिए जाना चाहिए। यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो हट जाता है या फिर कोई भी वो अपने आप से त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है तो 6 माह के अंदर उसकी जगह को भरना कंपलसरी होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है। अनुच्छेद जो 72 होता है उसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमा करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति यदि कोई अपराधी है और उसको क्षमा चाहिए और राष्ट्रपति दया पात्रता के माध्यम से उसको क्षमा कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम रूप से दोषी ठहराए गए किसी भी अपराधी की सजा को राष्ट्रपति पूरे तरीके से माफ कर सकता है। यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अगर वो भी सजा दे देता है उसके पश्चात अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हम दया के पात्र हैं, जैसे मोहम्मद कसाब के बारे में आपने सुना होगा, राष्ट्रपति से अनुमोदन किया गया था कि आप हमको माफ कर दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया था। चलिए और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति किसकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्री परिषद की, राज्य के राज्यपाल की, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, चुनाव आयोग के सदस्यों की, महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति क्या है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होना जरूरी है यदि वो भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो। अनुच्छेद 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक, अनुच्छेद 65 में दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो। अगर नहीं अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम करेगा, न कि उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 66 के अंदर क्या दिया गया है? 66 का जो तीसरा पार्ट है उसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु के नीचे है तो वो नहीं कर सकता। राज्य का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो तथा अर्थात राज्य के निर्वाचन नियमावली में उसका नाम होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का किया जाता है, सेम टू सेम इसका भी प्रावधान यही है। ठीक, अब बात करेंगे अनुच्छेद 67 की। अनुच्छेद 67 में क्या दिया गया है? 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के पूर्व राज्यसभा में प्रस्ताव लगाकर हटाया जा सकता है। प्रस्ताव लगाने के 14 दिन के पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। यानी कि हम 14 दिन के अंदर उपराष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि हम आपके ऊपर ये प्रस्ताव लगा रहे हैं। ठीक, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति को हटाए जाने व चुनाव की यथाशीघ्रता संपन्न कराए जाने से संबंध रखता है। अनुच्छेद हम बात करेंगे
59 की 59 की अनुच्छेद 59 में क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद को निश्चय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय का अंतिम परिणाम माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कोई समस्याएं आ जाती हैं तो इसका उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये निर्णय अंतिम रूप से लिया जा सकता है कि कौन क्या करेगा या किस प्रकार की प्रावधान उसको लागू करेगा। बात कर लेते हैं संघीय मंत्रिपरिषद की, ये क्या कार्य करते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद जो है इसमें अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कुछ वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति की सहायता और सलाहकार के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक। और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं कार्यालय होते हैं। ठीक। और उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके सीधे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को मंत्री बना सकता है। जो भी बहुमत प्राप्त करता है उसमें राष्ट्रपति सीधे किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन बहुमत होनी चाहिए। यदि नहीं है तो ये प्रस्ताव भेजा जाता है सरकार बनाने के लिए। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब पहले तो प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनाने के बाद फिर प्रधानमंत्री उसको सलाह देता है कि आप इन चीज़ के लिए मंत्री इस व्यक्ति को बनाएं। ठीक। मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद होता है, यानी कि मंत्री का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी कि राष्ट्रपति की दया पात्रता से होता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी था। जो भी मंत्री बनेगा वो लोकसभा या राज्यसभा का अनिवार्य रूप से सदस्य होना चाहिए। 75 के थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यानी कि एक व्यक्ति हो चाहे 10 व्यक्ति हो, जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति में उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद होता है, यानी कि जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक। इसका कार्य केंद्र सरकार की विधायिका मामलों में सलाह देना भी होता है। जो महान्यायवादी होता है, अगर कोई कानून बनता है तो इसकी सलाह महान्यायवादी मंत्रिपरिषद को देता है या केंद्र सरकार को देता है। योग्यता, ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है उसे महान्यायवादी बनाया जाता है। अधिकार की बात करते हैं तो महान्यायवादी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन को संबोधित भी कर सकता है, लेकिन किसी प्रकार का मत नहीं दे सकता। यानी कि अगर सदन में चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का तो उसमें सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो मत देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का एक लघु रूप मंत्रिमंडल होता है जिसे कैबिनेट होता है। ठीक। जो कैबिनेट कहते हैं। मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री शामिल होते हैं। जो महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं उसमें मंत्री शामिल होते हैं। शासन की नीति तथा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या होते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी मंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि। इस प्रकार के मंत्रालय अलग अलग बनाए गए हैं। संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, जो संसद होता है उसका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे होता है। मंत्रिपरिषद के कार्य पर नियंत्रण संसद रखती है। संसद होती है, संसद में सभाध्यक्ष होते हैं, उसके अध्यक्ष इसका नियंत्रण रखते हैं। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम ना करें तो उन्हें लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक। उन्हें हटाने के लिए लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर सकती है। ठीक। इस कुल मिला के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके कार्य करने की कार्यशालिता होती है उसे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है और राष्ट्रपति जो सांसद में सदस्य होते हैं उसके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है और राष्ट्रपति की दया पात्रता है मंत्रिपरिषद कार्य करता है। और इसके अंदर जो भी संशोधन होता है, कुछ मंथन किया जाता है तो महान्यायवादी उसके लिए सलाहकार होता है। और इसकी जो शपथ राष्ट्रपति की जो शपथ होती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। आशा करते हैं कि केंद्रीय एवं प्रशासन व्यवस्था केंद्रीय कार्यपालिका जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी तथा इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको टकराते हैं वो इसमें उपयोगिता आपको रखता है। और आशा करते हैं कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका नोट तैयार कर रहे होंगे। धन्यवाद।